वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास अप्लाइड फिजिक्स 2 चैप्टर 2, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और स्नेल्स लॉ और साथ ही साथ पावर ऑफ लेंस एंड मैग्निफिकेशन इत्यादि टॉपिक कवर किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिटर्न ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिटर्न ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी सतह पर टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस आ जाए, यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, ये प्रकाश की किरण हो गई, सतह से टकराकर उसी माध्यम में, ये जो मीडियम है ये सेम मीडियम है, तो उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। इससे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर एक मिरर है, दर्पण। इस सरफेस पर हम एक लाइट इंसिडेंट करते हैं, यानी एक प्रकाश की किरण आपतित होती है, एओ इंसिडेंट रे है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करते हैं लाइन। ये जो मिरर है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको हम नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। तो किसी भी सतह पर हम एक परपेंडिकुलर जो भी ड्रॉ करेंगे यह नॉर्मल या अभिलंब कहलाएगा। हम बिंदु ओ पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, तो ओ एन हमारा नॉर्मल या अभिलंब कहलाता है। और जो भी एंगल हम मेजर करेंगे अब इसी ओ एन के रेस्पेक्ट में मेजर करेंगे, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में। तो हमारा जो इंसिडेंट रे का एंगल है वो इंसिडेंट एंगल आई, ये मेजर हुआ नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है। इसी तरह से जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये इंसिडेंट रे इस मिरर से टकराकर फिर से उसी मीडियम में वापस चली गई है, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण। और जो ये एंगल बन रहा है ये एंगल नॉर्मल से हम देख रहे हैं आर है। इस रिफ्लेक्शन में डिफरेंट टर्म्स क्या हैं इसको समझेंगे हम। एम मिरर और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी दर्पण या परावर्तन तल होता है। एम यहाँ पर मिरर या परावर्तन तल है। एओ जो रे है वो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण। ओ हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु है जहां पर रे इंसिडेंट हो रही है। ओ एन अभिलंब या नॉर्मल है। तो हमने ये मिरर के प्लेन से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ की, और ये नॉर्मल या अभिलंब कहलाता है। ओ बी रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण है। एंड एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी आपतन कोण। एंगल आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण। एंड प्लेन ऑफ पेपर, जिस पेपर में ये सारा फिगर ड्रॉ हुआ है वो कागज तल प्लेन ऑफ इंसिडेंस या आपतन तल कहलाता है। तो ये हमारा प्लेन ऑफ इंसिडेंस या आपतन तल कहलाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई इक्वल टू आर। तो जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण नॉर्मल से बनाएगी। यही कहलाता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू आर। तो जब भी रिफ्लेक्शन होगा एंगल आई और आर आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन, यानी जो भी हमारी आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब, तीनों एक ही तल में लाई करने चाहिए या होने चाहिए। तो सब एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्योंकि प्लेन में ये इस पूरे घटनाक्रम के लिए हम एक प्लेन बना सकते हैं, जो कागज का प्लेन है, ये इसी एक प्लेन में लाई कर रहे हैं सारी चीजें। तो इस तरह से हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण और
अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का नियम हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू आर एंड सेकंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन सेम प्लेन। दिस इज रिफ्लेक्शन एंड नाउ वी कम टू रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमिना ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is phenomena of deviation of light from its straight line path when light enters into another medium. When light enters into another medium, slight deviation of light ray takes place. This is called refraction of light. यानी प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी मीडियम चेंज होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी वो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित का मतलब अपने मार्ग से हट जाना, प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो ये जो रे अपने पाथ से, स्ट्रेट लाइन पाथ से हट जाती है, यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। कब हटती है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रकाश जाता है। किसी एक मीडियम में ये घटना ऑब्जर्व नहीं होगी, जब मीडियम चेंज होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी रे, तभी ये रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का अपवर्तन ऑब्जर्व होगा। व्हेन ए लाइट रे ट्रेवलिंग इन रेयर मीडियम, हम मीडियम की डेंसिटी के आधार पर उसको मीडियम को क्लासिफाई करेंगे। रेयरर है यानी विरल माध्यम, और डेंसर है सघन माध्यम। तो व्हेन ए लाइट रे ट्रेवलिंग इन रेयरर मीडियम enters into a denser medium, it bends towards normal, and while light ray bends away from normal when it enters rarer medium. यानी जब आपतित किरण यानी रे लाइट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, रेयर टू डेंसर मीडियम, तो किरण पृथककारी तल यानी सेपरेटिंग सरफेस पर पड़े अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी जब भी रे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस चीज को रिमेंबर कर लेंगे। डेंसर रेयर टू डेंसर यानी विरल से सघन माध्यम में जाती है तो रे नॉर्मल की ओर झुक जाती है, यानी नॉर्मल के और पास आ जाती है। तो ये स्पष्ट हो जाता है फिगर से। इंसिडेंट रे हमारा यहाँ है और ये नॉर्मल हो गया ON, और ये जो दो सरफेसेस हैं उनके बीच का इंटरफेस है पृथककारी सरफेस। तो ये हमारा विरल माध्यम रेयर मीडियम और इधर डेंसर मीडियम है। तो जब भी रे रेयर टू डेंसर जाएगी यानी डेंसर मीडियम में जाएगी तो हमारी रे नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, तो यानी ये एंगल कम हो जाएगा। तो इस तरह से रिफ्रैक्टेड रे हमेशा नॉर्मल की ओर झुकती है। कब? जब डेंसर मीडियम में जाती है यानी सघन माध्यम में जाती है। इसके उल्टा, इसके विपरीत, यदि किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है यानी डेंसर टू रेयर जाती है तो वह नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो इस तरह से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो ये एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल ज्यादा हो जाएगा। तो ये रिफ्रैक्टेड रे हमारी ज्यादा एंगल से रिफ्रैक्ट होके जाएगी। तो दोनों सिचुएशन में रेयर टू डेंसर जा रही है रे तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, और डेंसर टू रेयर जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। इसको अच्छे से समझ लेंगे तो ये रे के आगे का पाथ हम हर एक केस में बना सकते हैं। इन्हीं दोनों कंडीशन की मदद से हम किसी भी लाइट रे के रिफ्रैक्शन के आगे का पाथ बना सकते हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हम देख लेते हैं। हमारी जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, जैसा पिछले रिफ्लेक्शन के केस में था। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, यानी आपतित किरण OA, अपवर्तित किरण OB और अभिलंब ON तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी हम इसको एक पूरे फिगर को एक प्लेन में लाई करा सकते हैं। तो ये हमारा तीनों चीजें, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब,
दोनों तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट वैल्यू फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम्स। यानी किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का रेशियो एक नियतांक होता है। यानी किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण, इसका जो साइन लेंगे साइन आई अपान साइन आर एक कांस्टेंट वैल्यू होता है किन्हीं दो माध्यमों के लिए। अगर मीडियम चेंज कर दें तो ये कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, नियतांक चेंज हो जाएगा। ये स्नेल्स लॉ कहलाता है, स्नेल का नियम। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है क्या वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू n2 अपान n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपान फर्स्ट मीडियम का अपवर्तनांक यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे फर्स्ट मीडियम का अपवर्तनांक, ये होता है। और इसको लिखते हैं 1 and 2, इस पूरे n2 अपान n1 को 1 and 2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। वेयर n2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक एंड n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम पहले माध्यम का अपवर्तनांक, n1 अपान n2 ये 1 n2 भी लिखेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड इधर वाले का निकलेगा सेकंड मीडियम का विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ये 1 n2 है, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा विथ रेस्पेक्ट टू 1। दूसरे माध्यम का प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक या इसको दूसरे शब्दों में कहें दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष। इस तरह से 1 n2 इसका मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रेस्पेक्ट टू 1 और इसकी वैल्यू n2 अपान n1 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब हम अपने रिफ्रैक्शन की स्टडी पैरेलल सरफेसेस के साथ करेंगे, समांतर सतहों के। हम 4 पैरेलल सरफेसेस ले रहे हैं, 4 समांतर सतहें। पहले में एयर है, यहाँ एयर है और फिर इसके बाद वाटर है, जल, फिर ग्लास, कांच, फिर चौथे में एयर फिर से है। तो इस तरह से हमारा जो रे आएगा वो चारों मीडियम में जाएगा, एयर, वाटर, ग्लास एंड एयर। ये वाटर के रेस्पेक्ट में एयर रेयर मीडियम है यानी यहाँ डेंसर मीडियम आ गया वाटर। फिर ग्लास के रेस्पेक्ट में हमारा वाटर रेयर मीडियम हो गया और ग्लास डेंसर मीडियम हो गया। और फिर कांच के रेस्पेक्ट में कांच डेंसर मीडियम और एयर रेयर मीडियम हो गया। इस तरह से हमारा ये अब इसमें हम रे के आगे का पाथ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ए बी हमारा इंसिडेंट रे है और एन नॉर्मल है। हम इस केस में देख रहे हैं हमारी रे एयर टू वाटर जा रही है यानी रेयर टू डेंसर यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा। तो इसी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 से ही वो अगले माध्यम में इंटरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, R1 एंगल से इंसिडेंट होगी। तो इस पॉइंट पर क्या होगा रे का आगे का पाथ, यहाँ फिर देख लेंगे वाटर और ग्लास है, वाटर रेयर मीडियम, ग्लास डेंसर मीडियम। तो फिर से अगेन वो नॉर्मल की ओर झुक जाएगी। R1 से R2 एंगल हो गया, R1 इज ग्रेटर देन R2। इस तरह से वो नॉर्मल की ओर और झुक गई, R2 एंगल और कम हो गया। फिर नेक्स्ट इंटरफेस डी पर ग्लास टू एयर है यानी डेंसर टू रेयर मीडियम। तो वो फिर से अपने डेंसर से रेयर जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी और वो ए बी के पैरेलल हो जाएगी। ये हमारी डी ई रे ए बी के पैरेलल हो गई। तो I1 एंगल जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई थी उतने एंगल पर बाहर निकलेगी। तो ये हमारा रे के आगे का पाथ हो गया। और स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम एट बी, ये बी पॉइंट है, इस पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे साइन I1 अपान साइन R1, साइन I1 अपान साइन R1 इक्वल टू NW अपान NA, NW अपान NA। W वाटर है, A एयर है,
एन डब्ल्यू अपान ए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इसको क्या लिखेंगे, ए एन डब्ल्यू, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का निकलेगा दूसरे मीडियम का। एट सी, इस पॉइंट पर हम देखेंगे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन R1 अपान साइन R2, साइन R1 अपान साइन R2 इक्वल टू एन जी अपान एन डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू एन जी। इस तरह से ये स्नेल्स लॉ एट सी हो गया। एट डी स्नेल्स लॉ साइन R2 अपान साइन I1, साइन R2 अपान साइन R1 इक्वल टू एन ए अपान एन जी, एन ए अपान एन जी, ए एयर जी ग्लास, एंड ये इक्वल होगा जी एन ए। इस तरह से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। अब हम इक्वेशन 1, 2, 3 को मल्टीप्लाई कर दें। इक्वेशन 1, 2, 3 को मल्टीप्लाई करने पर हमारे साइन I1 अपान साइन R1, साइन R1 अपान साइन R2 एंड साइन R2 अपान साइन I1, ये सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और राइट साइड में क्या बचेगा, ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए। इस तरह से इसमें जो खास बात है, जो लास्ट वाली स्क्रिप्ट रहती है इधर, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का निकलता है। यहाँ वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यहाँ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, एंड यहाँ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ये याद रखेंगे। फिर इसके बाद ये हमारा लेफ्ट साइड 1 हो गया, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है तीनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो 1 हो गया। अब इसमें से हम एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको राइट साइड भेजेंगे, लेफ्ट साइड भेजेंगे और लिखेंगे राइट साइड में, तो ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इक्वल टू 1 अपान जी एन ए। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे होता है डिनोमिनेटर में, हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो इनके दोनों के रोल इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ए एन जी आ गया। इस तरह से पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का निकला था, अब ग्लास का निकलेगा, ए एन जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो इस तरह से हम अब इस टर्म को ले आकर डिवाइड कर देंगे, डब्ल्यू एन जी यानी ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ए एन जी, ग्लास का विथ रेस्पेक्ट टू एयर एंड वाटर का विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ये हमारा डिवीजन करके ये इक्वेशन आ गया। इस तरह से हम समराइज करते हैं, वाटर इज डेंसर देन एयर वाइल ग्लास इज डेंसर देन वाटर। तो जल वायु की अपेक्षा सघन होता है, जबकि कांच जल की अपेक्षा सघन होता है। इस तरह से ये हमारा रिलेशन मिल गया और ये डेंसिटी का ऑर्डर हमें नोन हो गया। फिर किसी माध्यम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम यानी माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माध्यम का अपवर्तनांक, इसका फार्मूला इसको देख लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपान स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी C बाई वी। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम v है, ये थोड़ी सी कम होती है, तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश की चाल निर्वात में, यह बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इस तरह से n = C बाई वी, v माध्यम में प्रकाश की चाल और ये निर्वात में प्रकाश की चाल, c कांस्टेंट होती है, तो v = C बाई n। अगर हमें किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालनी हो तो c में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करने पर, यानी माध्यम का अपवर्तनांक मालूम हो तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल की गणना की जा सकती, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल की गणना कर सकते हैं v = C बाई n फार्मूले से। अब आते हैं हम विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश के लिए। लैम्डा 3800 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होके तरंग दैर्घ्य विजिबल लाइट की 3800 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होके 7800 एंगस्ट्रॉम तक की जो रेंज होती है वेवलेंथ की, वो विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश यानी लाइट की ही होती है जो दिखाई देती है। और 3800 एंगस्ट्रॉम वायलेट कलर की होती है और 7800 एंगस्ट्रॉम रेड कलर का होता है। और फिर इसके बीच में सारे कलर्स होते हैं, विबग्योर हम जानते हैं, विबग्योर के आधार पर सारे कलर्स इसी कलर इसमें लाई करते हैं, वायलेट से रेड तक। फिर एक फार्मूला है कोसी फार्मूला। कोसी फार्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू a अपान लैम्डा स्क्वायर प्लस a प्लस b अपान लैम्डा स्क्वायर प्लस c अपान लैम्डा पावर 4, जहां लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है
और ए बी सी हमारे कांस्टेंट हैं। तो ये फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है n = a + b अपान लैम्डा स्क्वायर प्लस c अपान लैम्डा स्क्वायर पावर 4। तो इस तरह से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लैम्डा पर डिपेंड है। तो इस तरह से वायलेट का जो लैम्डा होता है, वायलेट का तरंग दैर्ध्य वो सबसे कम होता है। वायलेट का दृश्य प्रकाश की या विजिबल लाइट की हम बात करें तो इसमें वायलेट का कलर का जो लैम्डा होता है वो मिनिमम होता है तरंग दैर्ध्य, इसलिए हमारा जो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैक्सिमम होगा इस फार्मूले के अनुसार। लैम्डा मिनिमम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम। तो इस तरह से वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है और रेड कलर का मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, तो इस कारण से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम हो जाएगा। तो किसी भी मीडियम के लिए कोसी फार्मूला के अनुसार वायलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मैक्सिमम होता है और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होता है। तो कलर्स के अपवर्तनांक जो हैं वो वायलेट मैक्सिमम एंड रेड मिनिमम होता है और विबग्योर के आधार पर हम बाकी बीच के उसी के अनुसार एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लेंस। लेंस हम जानते हैं, लेंस जो कि रे को कलेक्ट या डाइवर्ट करते हैं। तो हम पहले कलेक्टिव लेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इसके हम फोकस के बारे में देखेंगे। जो हमारी कैपिटल स्क्रिप्ट लिखी जा रही हैं जैसे F1 F2 ये पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट्स यहाँ एक्सिस पर हैं वो पॉइंट्स हैं, और जो दूरियां हैं हमारी वो स्मॉल सिंबल से लिखी जा रही हैं। स्मॉल F1 स्मॉल F2 ये दूरियां रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो पहले हम लेंस के टाइप पर देख लेते हैं। इस टाइप में जिसमें एक साइड प्लेन हो और दूसरा साइड कॉन्वेक्स हो तो ये कहलाता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यानी समतलोत्तल लेंस या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक तरफ से प्लेन होता है, दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स होता है, और दोनों तरफ से कॉन्वेक्स सरफेस वाला डबल कॉन्वेक्स लेंस या उभयोत्तल लेंस कहलाता है। और एक तरफ कॉन्वेक्स सरफेस और दूसरी तरफ कॉनकेव सरफेस तो ये कहलाता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस यानी अवतलोत्तल लेंस। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो इन तरीके से बनाया जा सकता है। बाई कॉन्वेक्स लेंस हम या डबल कॉन्वेक्स लेंस ही अक्सर यूज में आता है। इसी तरह से कॉनकेव लेंस की चर्चा करें तो एक साइड प्लेन और दूसरा साइड कॉनकेव, तो ये प्लेन साइड हो गया, ये कॉनकेव साइड हो गया, तो इसको कहते हैं प्लेनो कॉनकेव लेंस या समतलावतल लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स या समतलावतल लेंस। और फिर इसके बाद अगर दोनों तरफ कॉनकेव हो, डबल कॉनकेव, तो ये डबल कॉनकेव लेंस या उभयावतल लेंस कहलाता है, उभयावतल लेंस। और एक तरफ हमारा कॉनकेव हो और दूसरी तरफ कॉन्वेक्स हो तो ये कहलाता है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस या उत्तलावतल लेंस। तो ये हमारे लेंस के प्रकार हो गए या डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा फोकस बाई कॉन्वेक्स लेंस पर है, यानी डबल कॉन्वेक्स लेंस। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें एक पॉइंट है इसके एक्सिस पर, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। इस पर इससे निकलने वाली किरणें अगर आगे बढ़ें तो वो सारी रेज पैरेलल हो जाती हैं। लेंस से गुजरने के बाद सारी रेज पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारी रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही हैं। पैरेलल का ये सेंस है। तो ये जो पॉइंट्स हैं जहां से ये रेज निकल रही हैं ये कहलाता है फर्स्ट फोकस या प्रथम फोकस। जहां से किरणें निकलकर लेंस पे, कॉन्वेक्स लेंस पर पड़ने के बाद पैरेलल हो जाए एक दूसरे के, ये प्रथम फोकस। और ये जो डिस्टेंस है F1 की लेंस के मिडिल पॉइंट O से, ये F1 डिस्टेंस कहलाती है फर्स्ट फोकल लेंथ, प्रथम फोकस दूरी। तो इस तरह से फर्स्ट फोकस फोकल लेंथ लेंस के पहले होता है यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के, और सेकंड फोकल लेंथ सेकंड फोकस लेंस के बाद होता है। यानी किरणें इनफाइनाइट से आए हमारी और लेंस के पड़ने के बाद जिस पॉइंट पर मिलेंगी वो पॉइंट हमारा कहलाता है सेकंड फोकस या द्वितीय फोकस। और ये जो डिस्टेंस है लेंस के मिडिल से F2 की, ये सेकंड फोकल लेंथ या द्वितीय फोकस दूरी कहलाता है। और जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो ऑलवेज पॉजिटिव, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। फर्स्ट फोकल लेंथ यहाँ पर है, जिसकी फर्स्ट फोकस यानी प्रथम फोकस से
लेंस की दूरी, और ये फर्स्ट सेकंड फोकस या सेकंड फोकल लेंथ f2 इस ये लेंस से f2 की दूरी है। ये दोनों पॉजिटिव होती हैं, हमारी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की। इसके उल्टा कॉनकेव लेंस की चर्चा करें तो इस केस में हम कॉनकेव लेंस के लिए देखेंगे। कॉनकेव लेंस में बाई कॉनकेव लेंस लिया है हमने। बाई कॉनकेव लेंस, इसमें रेज आने के बाद लेंस से कॉनकेव लेंस से गुजरने के बाद अगर पैरेलल हो जा रही हैं, एक दूसरे के समांतर हो जा रही हैं, तो ऐसा लग रहा है रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं। तो किसी भी कॉनकेव लेंस से जो रेज बाहर निकल रही हैं वो अगर पैरेलल हैं तो हम इसके यहाँ पर जो रेज आ रही हैं इंसिडेंट रेज, उनको आपस में मैच करें तो एक काल्पनिक पॉइंट मिलता है। तो हमें एक काल्पनिक पॉइंट मिलता है F1 जहां पर रेज मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये F1 लेंस के बाद है। तो फर्स्ट फोकस कॉनकेव के लिए लेंस के बाद मिलता है, और ये जो डिस्टेंस मिली हमें F1 ये फर्स्ट फोकल लेंथ प्रथम फोकस दूरी हो गई। इसी तरह से इसके उल्टा हमारी पैरेलल रेज लेंस पर पड़ने के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं। तो जो डाइवर्ज रेज हैं उनको हम बैक साइड में मिलाएंगे, तो जिस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो पॉइंट सेकंड फोकस या द्वितीय फोकस कहलाता है इस लेंस का, कॉनकेव लेंस का। और जो डिस्टेंस है ये कहलाती है सेकंड फोकल लेंथ यानी द्वितीय फोकस दूरी। इस तरह से सेकंड फोकल लेंथ एंड सेकंड फोकस ये लेंस के पहले होता है कॉनकेव लेंस के, और फर्स्ट कॉनकेव लेंस के बाद होता है। और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज नेगेटिव हम लिखते हैं या होती है। फिर नेक्स्ट थिंग, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता एबिलिटी ऑफ ए लेंस बाय वर्च्यू ऑफ हिच इट कैन बेंड रेज नोन एज पावर। एबिलिटी ऑफ लेंस बाय वर्च्यू ऑफ हिच इट कैन बेंड रेज नोन एज पावर। पावर ऑफ लेंस is inverse of focal length of its focal length of lens provided focal length is measured in meter. Power of lens is inverse of focal length of lens provided focal length is measured in meter. यानी किसी लेंस का वह गुण जिसके कारण वह किरणों को मोड़ने की क्षमता रखता है शक्ति कहलाता है। जितनी ज्यादा मोड़ने की क्षमता रखता है उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। लेंस की शक्ति फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, यानी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता या शक्ति कहते हैं, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। अगर लेंस की फोकस दूरी मीटर में मापी गई है तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को या इनवर्स को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। तो इस तरह से लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f, 1/ फोकस दूरी या फोकल लेंथ, f फोकल लेंथ इन मीटर यानी फोकस दूरी मीटर में है f, और यूनिट ऑफ p, अगर हमारा f फोकस दूरी मीटर में है तो यूनिट ऑफ p यानी लेंस की क्षमता या शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं, डायोप्टर हमारा। तो इस तरह से जब भी हमारी फोकस दूरी मीटर में मेजर की जाएगी पावर डायोप्टर में मेजर की जाएगी। इफ फोकस दूरी f इक्वल टू 1 मीटर देन P इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/1 मीटर यानी 1 डायोप्टर। देयरफॉर ए लेंस ऑफ 1 डायोप्टर पावर हैज 1 मीटर फोकल लेंथ। अतः 1 डायोप्टर क्षमता का लेंस 1 मीटर फोकस दूरी का होता है। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है क्योंकि इसकी फोकस दूरी भी धनात्मक होती है। तो इस तरह से उत्तल लेंस की क्षमता या पावर हमेशा धनात्मक होती है। इसके विपरीत पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, यानी अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है अवतल लेंस की, इसलिए इसकी क्षमता भी नेगेटिव होगी ऑलवेज। नेक्स्ट,
अगर हम दो कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन ले लें जिनकी फोकस दूरी आएगी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 एंड सो ऑन। अब पावर कैसे ऐड होंगी, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन। तो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस की पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम हमेशा इस कॉम्बिनेशन में पावर्स हमेशा ऐड कर देते हैं। इसी तरह से कॉनकेव लेंस हमारे इस तरह से कॉम्बिनेशन लिए गए हैं जिनकी फोकस दूरियां f1 -f1 एंड -f2। देन वी कैन ऐड नेट फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू 1/f1 -1/f2 माइनस एंड सो ऑन। माइनस f1 f2 माइनस है इसलिए ये माइनस हो गया। तो इस तरह से हमारी पावर P इक्वल टू -P1 -P2 एंड माइनस सो ऑन। तो हमारा जो नेट पावर होगा कॉनकेव लेंस के कॉम्बिनेशन के लिए P इक्वल टू -P1 -P2 एंड सो ऑन माइनस। अगर हम एक कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन लें f1 फोकस दूरी हो गई कॉन्वेक्स लेंस की -f2 कॉनकेव लेंस की, तो जो नेट फोकल लेंथ आएगी हमारी 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। चूंकि f2 माइनस में है इसलिए माइनस 1/f2 हो गया। तो ये P इक्वल टू P1 माइनस P2। तो इस तरह से P1 माइनस P2 हमारी जो ये कॉम्बिनेशन है इसकी क्षमता होती है। नेक्स्ट टॉपिक लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंथ, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाई m स्मॉल m। यानी किसी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। प्रतिबिंब की लंबाई का वस्तु की लंबाई से रेशियो लें, अनुपात लें, तो वो रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। इसे m से लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं। स्मॉल m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज I को क्या है, साइज ऑफ इमेज यानी इमेज का आकार, प्रतिबिंब का आकार, O इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का आकार। तो इस तरह से I/O इक्वल टू V/U। V इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस एंड U इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। तो U हमारा ये है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से और V इमेज की लेंस से दूरी। हम एक कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर करते हैं। इससे जो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो जो मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस उससे नीचे बनेगी। तो इसलिए हमारा इमेज जो होगा, इमेज का साइज वो निगेटिव होगा एंड ऑब्जेक्ट का साइज पॉजिटिव होगा। तो -I/O इक्वल टू V। इमेज की डिस्टेंस लेंस से V है और U इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से, ये U निगेटिव है तो निगेटिव लिख लेंगे। इस तरह से हमारा जो इक्वेशन है I/O इक्वल टू V/U हो गया। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस के केस में मैग्निफिकेशन आएगा I/O इक्वल टू V/U इक्वल टू M। तो इसका जो रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन है कॉन्वेक्स लेंस में ये M इक्वल टू I/O यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई और U/V प्रतिबिंब की लेंस से दूरी और वस्तु की लेंस से दूरी। तो इस तरह से ये डिफाइंड है। लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर कॉनकेव लेंस की में हम देखते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वस्तु जिसका प्रतिबिंब बनना है। एक रे हमारी ये पैरेलल रे सीधे डाइवर्ज हो जा रही है, बाहर की ओर चली जा रही है, और जो दूसरी रे आ रही है ये लेंस के मिडिल पॉइंट यानी O से गुजर रही है। तो हम जो डाइवर्ज रे है उसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हमारा वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा I। तो इस तरह से I इमेज का साइज हो गया और O हमारा ऑब्जेक्ट का साइज हो गया। I/O इक्वल टू इमेज की डिस्टेंस लेंस से V हो गया। तो ये माइनस लेंस के पहले है तो V- V लिख लेंगे
और u भी लेंस के पहले है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस ये भी माइनस में है तो माइनस लिख लेंगे, इसलिए I अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू। और जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा रेखीय आवर्धन m इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू वी अपान यू। आई क्या है, साइज ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब का आकार, और ओ वस्तु का आकार, और v हमारी प्रतिबिंब की दूरी है, इमेज की दूरी लेंस से, और u ऑब्जेक्ट की दूरी है लेंस से। इस तरह से लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन डिफाइन होता है। हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि दोनों चीजें मीटर में है, डिस्टेंसेस है या लेंथ है तो मीटर में है, तो जब डिवाइड होगा तो ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस आएगा। तो लीनियर मैग्निफिकेशन यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है।